हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार एक दूसरे वीडियो के साथ में वही वेक्टर्स कंटिन्यूएशन में है। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली जैसा आप कर ही रहे हैं, तो मेनली जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं देन यू कैन रन लॉन्ग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चीज़ों को रट्टा मार हो जा पार फिर बेकार। तो रट्टा मारने वाली चीज़ों की स्थिति तो ये होती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बात अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट होता है तो आपको फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो डेफिनेटली यू विल फेस द प्रॉब्लम के इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर है देन यू कैन गो ईजिली। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं वेक्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। दिस इज द ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे रखे हैं। दिस इज द वेक्टर A and this is the vector B making theta with this one। और हमने ये पढ़ा था वैसे एक तरह से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो ये है हाइट तो इसकी, लेकिन जब इस हाइट को निकालेंगे तो फॉर दिस एंगल ये होगा परपेंडिकुलर, फॉर दिस ये होगा आपकी हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ, बस आपको याद तो करना ही है। तो अगर किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स दे रखे हैं तो उनके बीच उनका जो एरिया है उस ट्रायंगल का वो होगा हाफ ऑफ द प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। क्योंकि एरिया तो एक क्वांटिटी है, कवर्ड रीजन का बाउंड जितना भी होता है, तो हाफ ऑफ दिस वन। और ऐसे ही अगर हम पैरेललोग्राम में जाएं, इफ द एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स आपको दे रखे हैं पैरेललोग्राम के वेक्टर ए बी और ए डी दे रखा है एडजेसेंट साइड, तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, तो बेस का वेक्टर तो इतना हो गया। हाइट जब निकालेंगे यहाँ से, अगर हम एच निकालना चाहें, अगर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो एच अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एक तरह से। तो आपका वेक्टर ए ये हो गया, हाइट ये हो गई, एरिया होगा बेस इनटू हाइट। तो दिस को जब इससे करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर साइन थीटा, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों एडजेसेंट वेक्टर्स का पैरेललोग्राम की साइड का, तो एरिया ऑफ दिस निकल आएगा। दो बातें बहुत छोटी सी हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन काम आएंगे। थर्ड बात हम देखें, देखो वेक्टर बेटा, एक वेक्टर है ए एंड अनदर वेक्टर है हमारा बी, टू वेक्टर्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए ऑन बोथ वेक्टर्स, अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए इन वेक्टर्स पर, तो एक सिंपल तरीका है, आप निकालिए इन दोनों का। सपोज का परपेंडिकुलर वेक्टर आपका सी है, आपने कहा सी, तो वेक्टर सी वुड बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जैसे डेफिनेशन बताया था ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जब उसे रोटेट करते हैं, जैसे वेक्टर ए जैसे वेक्टर बी इन डायरेक्शन एन, तो ये नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड कर दीजिए। तो कभी भी दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए दे रखा है वेक्टर बी दे रखा है, आपसे कहा जाए फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स, तो यू नीड टू एवेल्युएट द ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी कैसे एवेल्युएट होता है, यूजिंग द डिटरमिनेंट्स आई जे के। ए वेक्टर को हम कहते हैं A1 B1 C1, ये डायरेक्शन रेशियो है, डीआर से पहले वेक्टर्स के, और इसके वेक्टर्स A2 B2 और C2, और डिटरमिनेंट्स तो आपने पढ़ा है, ये डीआर से इसके, इस वेक्टर के डीआर से हैं ये, और इस वेक्टर्स के डीआर से हैं ये। आई जे के जब खोलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी आई टाइम जे टाइम ए, आई फॉर्म आई जे के में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, ये वाली चीज़। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर,
आपकी टेक्स्ट बुक का, ये बहुत आसान सा है। उसने कहा है कि एक यूनिट वेक्टर है, अ यूनिट वेक्टर A makes pi by 3 with I cap, नहीं सॉरी, pi by 3 with I cap, pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap and theta with K cap. फाइंड थीटा। बहुत आसान सा सवाल है लेकिन आता है, 1 नंबर का है। बहुत लगता है इसमें क्या हो गया ये। देखिए बच्चों, जब हम डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में डिस्कस हमने किया तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यदि हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा आई के साथ में, जो वेक्टर ए है यूनिट वेक्टर, वो आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई 3। तो हमारा जो एल होगा वो होगा कॉस पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 मतलब 1/2। ठीक है। जो हमारा एम होगा डायरेक्शन कोसाइन, वो जे के साथ में एंगल बनाएगा बीटा, वो होगा कॉस पाई बाई 4, एंड कॉस पाई बाई 4 मीनिंग 1/√2। और एन जो होगा वो के साथ वो बना रहा है थीटा, तो इट वुड रिमेन कॉस थीटा बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ कॉस, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ थीटा। और एक चीज़ आप जानते हैं बच्चों कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव भी किया है। तो एल की वैल्यू 1/2 दैट इज 1/4, आई एम स्क्वेयरिंग डायरेक्टली, 1/√2 होल स्क्वेयर दैट इज 1/2 प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/4 और 1/2, ये हो जाएगा आपका 3/4। तो 3/4 प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। ये तो बहुत मैथमेटिकल है, अर्थमेटिक है ये। दिस इज 1 माइनस 1/4, दिस इज 1/4, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2 लेंगे, दोनों साइड में रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आता है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक्यूट एंगल है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, तो थीटा की वैल्यू 1/2 यहाँ पे था, पाई बाई 3 आ गया, यानी के साथ में भी जो एंगल बना रहा होगा वो बना रहा होगा पाई बाई 3। आसान से क्वेश्चंस, इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन डू इजीली इट। ओके, थैंक यू एंड लव यू।